नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 62 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 63वां पार्ट देखेंगे। इसमें 2 प्रश्न होंगे। आज का जो प्रश्न है जीएस पेपर सेकंड का है। प्रश्न संख्या 125 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों और भी कि जैसे अभी कुछ दिनों के लिए आप लोगों के लिए सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि 2019 का ही मुझे मेंस देना है और उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 20 में नहीं मेंस में ज्वाइनिंग लेनी है, 20 की फ़ीस जो है वो अलग है, ठीक है। तो उन्हीं की सुविधा के लिए किया था, ठीक है। तो जो लोग भी हैं 5 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को समय दिया जा रहा है। अगर आप लोग इच्छुक हों तो आप लोग जीएस के चारों पेपर के नोट्स और हिंदी ऐसे इन सारी चीज़ों के नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी को कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है मात्र जैसे 2000 रुपये में ही 2019 के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल ले सकते हैं। और ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए यह नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज का डेट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जीएस पेपर सेकंड का है। प्रश्न संख्या 125 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियां हैं कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो ये अक्षम्य होती है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है। और यह जो कीवर्ड और सारी चीज़ों के माध्यम से जो प्रश्न देता हूँ मैं आप लोगों को, तो आप सोच कर देखिए कोई भी मॉडल आंसर पीसीएस एकेडमी पर प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जो मॉडल आंसर होते हैं उनसे आप केवल पढ़ते हैं, ठीक है। चीज़ें जैसे डायमेंशन आपको कवर करनी पड़ती हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें इसमें ऐड करने हैं। और एग्ज़ाम हॉल में भी आपको सेम टू सेम प्रैक्टिस यही करनी होती है, क्योंकि जिस समय आपके सामने केवल प्रश्न आएगा कि जैसे क्या भारतीय राष्ट्रपति जो है रबर स्टैम्प के रूप में कार्यरत है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ऐसी स्थितियों में आप वही कार्य करते हैं। तो इसी कार्य को मैं डे बाय डे बेसिस पे आप लोगों से करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो 2 प्रश्नों की ड्राफ्टिंग है वो आप लोगों को डेली करवाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। और भी क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। जैसे कोई शब्द अच्छे हैं तो उनको अंडरलाइन भी करिए। इसके साथ में और सारी चीज़ें हैं कि जैसे शब्दों का चयन अच्छा करिए आप लोग। हैंड राइटिंग अगर अच्छी है आपकी तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। जितनी शब्द सीमा में प्रश्न को कहा गया है, जैसे 200 शब्द सीमा में प्रश्न को कहा गया है तो आप 210 या 190 तक जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 125 नंबर प्रश्न है और प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति रबर स्टैम्प के रूप में कार्यरत है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं और पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं भी हैं यूपीपीएससी आयोग में, ठीक है। तो देखिए जहाँ तक राष्ट्रपति की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए संविधान के अनुसार जो संवैधानिक प्रावधान है वो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में ही पाई जाती है, ठीक है, इसी में निहित होती है। और लेकिन कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो होता है कि जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो साम्राज्ञी होती हैं तो वो क्या है, वो आपकी कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान। उसी तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो औपचारिक प्रधान होते हैं। सारी की सारी जो कार्यकारी वास्तविक शक्तियाँ हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे राष्ट्रपति जो है संतुलक की भूमिका निभाता है, ठीक है। हर तरीके से जो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक संतुलक की भूमिका निभाता है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का और इनको बहुत सारी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो मेन प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा एक भूमिका बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मेन प्रश्न है, मेन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, कि रबर स्टैम्प की तरीके से क्या है या इसके कहने के कारण क्या है, तो उन चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्थितियाँ क्या हैं।
तो देखिए राष्ट्रपति को हमारे यहाँ विधायी, न्यायिक, सैन्य, कार्यपालिका की शक्ति और ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं प्रदान की गई हैं। लेकिन इनका उपयोग जो है वास्तविक रूप से कौन करता है? वास्तविक रूप से अगर इन चीज़ों पर ऑर्डर देना हो या कुछ भी सलाह लेनी हो या जो भी चीज़ें हैं कार्य करवाना हो, तो इस पर कार्य कौन करता है? कार्य मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है। देखिए भारत में राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, उनको रबर स्टैम्प कहने के कारण कौन कौन से हैं? तो देखिए जैसे 42वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के से कुछ चीज़ें ऐसी की गई थी राष्ट्रपति के लिए कि भाई स्टैम्प की तरीके से क्यों है, उसको बातें माननी ही पड़ती हैं। ठीक है, कि जैसे 42वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है कि जैसे मंत्रिपरिषद जो बोलेगी या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो भी बोलती है तो उसको उन कार्यों को जो भी साइन करने हैं या अन्य कोई कार्य है तो उनको करने के लिए, उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। और क्या है कि जैसे जो देखिए पद जो भी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है या अन्य जो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य जो कैबिनेट मंत्री होते हैं तो उनके राष्ट्रपति देखिए शपथ दिलवाते हैं, एक बात है, लेकिन इसके अलावा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यहाँ पे एक तरीके से आप उनका जो अधिकार क्षेत्र है क्या वो ऐसे ही हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, तो उनके विश्वास खोने पर भी पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ठीक है, त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति ये कार्य करते हैं जब उनको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे विश्वास मत खो देते हैं, ठीक है, तो फिर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को जो इस्तीफा है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे स्थितियों में क्या है, जो राष्ट्रपति की भूमिका हो जाती है वो एक रबर स्टैम्प की तरीके से दिखाई पड़ती है। और जैसे देखिए विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। जैसे विधायिका में कोई कानून है तो संसद बनाती है, संसद पारित करती है, सारी चीज़ों के बाद राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए केवल जाता है। ठीक है, तो सारा का सारा कार्य तो किसने किया? कार्यपालिका ने, विधायिका ने। कार्यपालिका कोई भी कार्य है, कोई भी ऑर्डर है, सारी चीज़ें साइन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो कार्य है वो कौन करता है? वास्तविक कार्य कौन करता है? सलाहें कौन देता है? तो ये मंत्रिपरिषद करती है। न्यायपालिका की जहाँ तक बात की जाती है तो न्यायपालिका के मामले में, न्यायिक शक्तियों के मामले में भी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति की बहुत ही सीमित है। अब देखिए अन्य कोई चीज़ है कि जैसे संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से एक अधिकार क्षेत्र की बात आती है कि अधिकारिता बढ़ाई जाती है संसद की राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रबर स्टैम्प की तरीके से हमें दिखाई पड़ता है कि प्रेसिडेंट इस तरीके से कार्य करते हैं। अगली चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति जैसे पीएम की नियुक्ति करते हैं बहुमत दल के नेता को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्थिति में अपना स्वविवेक का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, जिस दल को भी बहुमत प्राप्त होगा, जिसके नंबर ऑफ सीट्स जिसकी ज़्यादा होंगी, तो वह अपना नेता चुनता है और उसी नेता को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या कार्य रहा? केवल शपथ दिलवाना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक रबर स्टैम्प की तरीके से भूमिका निभाते हैं। एक बात हो गई। समीक्षा में देखिए आपको सकारात्मक और नकारात्मक थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप नकारात्मक ही चीज़ें बताएंगे तो वो भी नहीं अच्छा है। तो कुछ बातें आप कुछ ऐसा चीज़ें बतानी है कि इन चीज़ों के होने के बावजूद भी भारत में प्रेसिडेंट को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं जिन पर वह स्वविवेक से संज्ञान ले सकते हैं, स्वविवेक से निर्णय दे सकते हैं। कि जैसे देखिए स्वैच्छिक शक्तियां भी हैं कुछ, कि जैसे अगर ऐसी स्थिति बनती है बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में क्या है कि स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो इस समय किस राजनीतिक पार्टी को बुलाना है, ऐसे में स्वविवेक का प्रयोग कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा की विघटन की बात की जाती है, तो ऐसे में भी लोकसभा को विघटन कब करना है, देखिए काफ़ी हद तक तो जैसे पता होता है कि यही मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होता है, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं कि जिस समय लोकसभा के विघटन में स्वविवेक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) में क्या है कि मंत्रिपरिषद की सलाह
को क्या है मंत्रिपरिषद सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, उनसे अपेक्षा कर सकते हैं इस पर दोबारा विचार करिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो अनुच्छेद 78 खा है, तो इसमें प्रशासन विधायी संबंधी कार्य जो हैं, जैसे कार्यपालिका है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, तो मंत्रिपरिषद से प्रशासन और कानूनी, ठीक है, प्रशासन देश काल का प्रशासन कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, ठीक है, और जो विधायी कार्य हैं, कौन कौन से विधायी कार्य किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, तो इन संबंधों में राष्ट्रपति क्या है जानकारी भी मांगते हैं, ठीक है। और इन केस ऐसी परिस्थिति आ जाए कि प्रधान मिनिस्टर की अचानक मृत्यु हो जाए या मंत्रिपरिषद विघटित कर दी जाए, तो ये चीज़ें निर्णय कौन लेता है, ये आपका अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के पास में भी है। रबर स्टैम्प कई मामलों में रबर स्टैम्प की भांति हमें प्रतीत होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इनके बावजूद भी राष्ट्रपति को अति महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं भारत की संसदीय प्रणाली में, ठीक है। और क्या है कि जैसे राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति को सीमित संदर्भों में वीटो की भी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, स्वैच्छिक शक्तियाँ और रबर स्टैम्प कहने के कारण इन सारी चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से आपको समीक्षा करनी है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, हमारे देश काल में स्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 126 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। जैसे देखिए, सबसे पहले सावधानियां कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में एक एक कोटेशन डाल सकते हैं। कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और जो आपको शब्दों का चयन होना चाहिए वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं कि जैसे आपको क्या करना है कि डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। इसके अलावा जैसे आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और क्या चीज़ें हैं कि इसके अलावा कि जैसे जो अच्छे शब्द होते हैं, जिनका जो कई अर्थ समेटे होते हैं ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्दों को आप लोग क्या करिए कि उसको अंडरलाइन भी कर दिया करिए, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये थोड़ा सा दर्शाता है कि आपको इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर जो उत्तर है, उत्तर लेखन क्षमता का विकास अच्छा करती हैं और आपके उत्तर को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि जैसे भारतीय साइबर जो क्राइम समन्वय केंद्र है इस पर टिप्पणी करनी है। तो हाल ही में देखिए, भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र जो है वो बनाया गया है और गृह मंत्रालय ने इन केंद्रों की शुरुआत की है। तो इसका मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है कि जैसे साइबर अपराध से निपटने के लिए एक कार्यक्रम 2018 से 20 की अवधि में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है भारत में। और क्या है कि जैसे साइबर क्राइम से संबंधित चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें चलाई गई हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक नीति चलाई गई है, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। तो इसकी भी कुछ चीज़ें अनुरूपता हमें दिखाई देती है, ठीक है। और इसका जो कार्य है, जैसे जो यह साइबर क्राइम समन्वय केंद्र जो होंगे, तो सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण का निर्माण करने के लिए इन केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। और जैसे मान लीजिए कि जैसे जितनी भी पार्टीज़ हैं, हितधारक जितने भी होते हैं, स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, तो उनका मार्गदर्शन करना कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई संगठन है जिसके यहाँ साइबर क्राइम होता है, तो ऐसी स्थिति में उनको सलाहें देना और सभी संगठनों को सलाह भी देना कि आप साइबर क्राइम से किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे एनालिटिक्स यूनिट का निर्माण करना कि डेटा का जो अच्छे से विश्लेषण कर सकें, चीज़ों को देख सकें। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम समन्वय केंद्र में की जाएंगी, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो बाल यौन शोषण जो होता है, बच्चों का यौन शोषण जो होता है उसको भी रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, साइबर के माध्यम, जो इंटरनेट है उसके माध्यम से, ठीक है। और क्या है इसमें समन्वय केंद्र में कि जैसे ऑनलाइन शिकायतों को लेना, रोकना, ठीक है। ऑनलाइन जैसे अगर कोई भी शिकायत आती है तो उनको ध्यान देना, उनको किस तरीके से, ये रोकना गलत लिख दिया है, ऑनलाइन शिकायतों को अच्छे से टैकल करना, उनको उन शिकायतों का निवारण करना। और क्या है कि जैसे कोई भी संगठन है, जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम से संबंधित चीज़ों पर कि कहीं पर कोई चीज़ें हैं, कहीं पर कोई चीज़ें हैं, ठीक है,
ऑनलाइन अनेक संगठनों में ऑनलाइन सूचना आदान प्रदान करना। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो आपके यहाँ ऑनलाइन लेन देन होता है, तो जो भी ऑनलाइन लेन देन होता है तो उसको सुरक्षित करना, ठीक है। और यह जो साइबर क्राइम समन्वय केंद्र है, तो इसका केंद्र जो होगा वह आपका दिल्ली में होगा। और क्या है, इनमें कुछ चीज़ों को समावेश किया गया है कि जैसे साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम का निर्माण किया जाएगा, जो कि साइबर संबंधित चीज़ों, जो साइबर अटैक जो होते हैं और साइबर अपराध जो होते हैं उनको रोकने के लिए, उन पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए यह टीम काम करेगी। इन टीमों का निर्माण किया जाएगा। और क्या है कि जैसे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है तो उसको रोकना, और जो भी पोर्नोग्राफी है इस चीज़ से संबंधित जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनको, उनकी ट्रैकिंग करना। और जितना भी जैसे ऑनलाइन जो शोषण हो रहा है, ठीक है, बच्चों का, महिलाओं का या अन्य व्यक्तियों का, साइबर अपराध के रूप की श्रेणी में आता है। और हर तरीके से इन क्राइम्स को, साइबर क्राइम्स को रोकना। तो इस समन्वय केंद्र का जैसे बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो आपके राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुरूप भी हैं। काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन ये जो केंद्र हैं, केंद्र के माध्यम से जो साइबर सुरक्षा नीति है उसको बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को क्रियान्वित करना, चीज़ों को देखना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इस उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, ठीक है। 2019 का अलग चल रहा है और 2020 का अलग चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई चेक कर सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।